ये PFAC 2026 का एग्जाम हो गया। इसके पहले मैंने 27 के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेश चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। 24 वाले के अभी प्रॉब्लम उस समय चल रहे थे, उन लोगों का फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ था। फिर 25 वाले हैं, उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी अवेटिंग है। फिर अभी 26 का एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैं 27 पे डिस्कस नहीं कर रहा था। 25 वाले कैंडिडेट्स अभी भी हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं है चीजें, और इस वजह से मैं उसके लिए अभी डेडिकेटेड कुछ ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं बताने के लिए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। 27 अब एग्जाम है। तो जो बच्चे आप 27 26 में अच्छा किए हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे होप कर रहे हो कि यस 26 में हमारा हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हो जो जिनका एग्जाम खराब हो गया 26 का, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिनका 27 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो इसमें हम बेसिक्स जो हैं, एग्जाम से रिलेटेड बेसिक चीजें हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू करें, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें सब चीज कवर हो जाएगा, नहीं। एक ये कंटिन्यूअस जर्नी है। जब इस पर अब आज ये वीडियो स्टार्ट हुआ है बनना, तो फिर रेगुलर रूप से कुछ कुछ चीजें आपको मिलता रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना कि जो एग्जाम आपका होगा 4 जुलाई को होगा। यानी इस बार 19 जुलाई को था, और 2 वीक्स यानी फिर से प्रीपोन हो गया। देखो, 25 में देखा जाए तो इधर आपका अगस्त में हो रहा था, फिर देखो 26 में आपका जुलाई में हो गया, फिर 2 वीक्स यानी प्रीपोन। तो एक महीने आपका एडवांस हो गया एग्जाम, एक महीने पहले आपका हो गया। इनफैक्ट देखोगे कि कई साल से अगस्त में चल रहा था, तो अगस्त में एक एक दिन कम करते 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 फिर 2 वीक्स कम किया गया, मतलब 2 वीक्स एडवांस कर दिया गया, फिर 2 वीक्स एडवांस कर दिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आज जुलाई फिनिश हो रहा है, तो आपके पास 11 मंथ्स बचे हुए हैं। इस 11 मंथ्स में आपको चीजों को कवर करना है। तो जो बेसिक स्टफ्स हैं, बेसिक चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में और भी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आपको यही डेट ध्यान में रखना है कि जो 4 जुलाई को एग्जाम होगा, और उसके लिए जो आपका फेब में 17 फेब को नोटिफिकेशन आएगा, 17 फेब 27 को नोटिफिकेशन आएगा। और जो लास्ट डेट आपका होगा 9 मार्च 2027। देखो, अभी फरवरी वगैरह में ये कर दिया गया इस वजह से कि डॉक्यूमेंट्स वाले में दिक्कत होते थे। जो कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल हैं, फिर ईडब्ल्यूएस हैं, या एस सी एस टी का तो खैर चलो, कभी भी आप सर्टिफिकेट बना करके रखो। लेकिन ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले में सर्टिफिकेट में डेट में प्रॉब्लम होता था, और इस चीज का परिणाम आप देख चुके हो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बैच में, खास करके 24 वाला बैच है जिनका बहुत लेट हुआ। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि हमको फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, सेपरेट रूप से आपको बना करके रखना है। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जब एज वाइज देखते हैं, तो जो असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एसी है, उसमें 20 से 25 ईयर्स का एज होता है, ये आपका जनरल कैटेगरी का। यानी कि जो कैंडिडेट 27 में एग्जाम देंगे, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 2002 से लेकर के 1 अगस्त 2007, इनके बीच का होना चाहिए। यानी 2 अगस्त 2002 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो इलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन, यदि आप ये आपका क्या है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, तो जनरल यानी ईडब्ल्यूएस प्लस, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। ओबीसी एनसीएल जो है, ओबीसी एनसीएल, तो आपके पास जो है वो ओबीसी एनसीएल में छूट जो आपको मिलता है वो 3 इयर्स का मिलता है। एस सी एस टी में है तो 5 इयर्स है। एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय 5 इयर्स। अब ये देखो, यदि कोई इन दोनों में से भी हो और इन दोनों में से, तो उनको एक्यूमुलेटिव मिलता है। जैसे कोई ओबीसी है, एनसीएल
और वो एक सर्विसमैन भी है, तो इनको 25 +3 +5 यानी कि 33। कोई SC ST है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई, तो 25 +5 +5 यानी 35। तो यदि आप इन दोनों में से कोई एक हो और इन दोनों में से भी ये हो, तो एक्यूमुलेटिव दोनों यदि हो, तो ऐसा नहीं है। अब मान के चलो ना कि कोई एक सर्विसमैन है और जनरल है, तो उनको तो सिर्फ एक ही मिलेगा। एक सर्विसमैन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है और जनरल है, तो एक मिलेगा। लेकिन इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो आपका दोनों का एक्यूमुलेटिव मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए जरूरी है जानना। देखो, इसके पहले कि हम इस एग्जाम के एंगल से देखें चीजों को, और तो सब हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे हाल के दिनों में जैसे वैकेंसीज जो हैं, तो वैकेंसीज जो है आपके हैं कि वो डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी इधर लास्ट आप 5+ ईयर्स का लो, ठीक है, 5+ ईयर्स का, तो 21 में लोएस्ट वैकेंसी था 171। और वही 24 में जो वैकेंसी था वो आपका 515। तो ये देखोगे कि इधर आप देखो तो 171 लोएस्ट और आपका 515 ये मैक्सिमम। इधर फिर देखो जैसे 25 और 26, तो जो वैकेंसी है वो आपको जैसे 25 में हम देखें तो इनिशियली जो आपका है वो शायद 357 या कुछ था, फिर आपका बढ़ा था 75, तो ये आपका 432। फिर वैसे ही आपका 26 था, उसका वैकेंसी वो शायद 358 या समथिंग कुछ ऐसा ही होगा। तो ये मान करके चलो कि 300 से 400 के बीच में वैकेंसी रहने के आपके चांसेस ये जनरली ये रह रहे हैं अभी, ठीक है ना। हो सकता है कल के डेट में कम भी हो जाए, कुछ बढ़ने के तो अभी अब ज्यादा चांसेस ऐसा नहीं है। और 400 का ही टारगेट मान करके चलो, ठीक है। तो इस एग्जाम को हमने बेसिक्स समझ लिया कि जैसे 20 से 25 ईयर्स आपका एज रहता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। जो एग्जाम आपका है, 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज इन द सेंस, अब ऐसे देखा जाए तो एक तरह से 4 स्टेज हो गया है, ठीक है, 4 स्टेज हो गया है। 4 स्टेज इस वजह से कि पहला आप रिटेन, तो रिटेन में देखो 2 पेपर हैं, 2 पेपर्स। वन आपका ऑब्जेक्टिव, 125 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स यानी 250। पेपर 2 सब्जेक्टिव, 200 मार्क्स, यानी 450 मार्क्स के आपके रिटेन पार्ट हैं। 450 मार्क्स के रिटेन पार्ट हैं। वंस आप रिटेन क्वालिफाई हो जाते हो, प्रोवाइडेड फिर कि आपका जो पेपर 2 होता है उसमें मिनिमम कट ऑफ जो यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स होता है। और जो एक सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए मिनिमम 30 रखा जाता है। तो जो कंडीशन क्या होता है कि पहले आपका यानी फर्स्ट स्टेज जो रिटेन वाला है, तो उसमें 250 का आपका MCQ है और 200 का आपका सब्जेक्टिव है। तो उस 250 में मिनिमम जो मार्क्स आप लाओगे, तो आपका फिर पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 सबका चेक नहीं होता है, अभी जैसे कट ऑफ वगैरह का है सेपरेट से और बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी कट ऑफ आपका होगा उस बेसिस पे, तो पहले पेपर 1 में क्वालिफाई करोगे, पेपर 1 में जो क्वालिफाई करोगे तो पेपर 2 भी चेक होगा। पेपर 1 सबका चेक होता है, ठीक है, लेकिन पेपर 2 सबका चेक नहीं होता है। जो कैंडिडेट्स पेपर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं उनका ही चेक होता है, ठीक है ना। वंस पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर गए, पेपर 2 चेक हुआ। पेपर 2 में भी ये 50+ जिनका आया यानी वो कंसिडरेशन में होंगे। फिर देखा जाएगा कि यस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड मिला करके तो यानी रिटर्न पास। जब रिटर्न पास हो गए तो फिर आपको एक बार
जो देखो, ओरिजिनली जब फॉर्म भरते हो तो आज की डेट में उसी को डीएएफ बोलते हो, लेकिन फिर भी जब रिटन क्वालिफाई करते हो, पहले जैसे डीएएफ जो होता था रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में डीएएफ शुरू में ही है। लेकिन फिर उस डीएएफ में मॉडिफाई करने का आपको रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 10 डेज का आपको विंडो दिया जाएगा, उसमें आप मॉडिफाई ये कर लोगे। वंस आपने इसमें मॉडिफाई जो भी कुछ करना था वो कर लिया, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, पीटी, पीएसटी, पीईटी, ठीक है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है कि आपका जो है हाइट, जैसे मेल है तो आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट है, फिर आपका जैसे मेल हो तो आपका चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम, फिर एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपके मेल के लिए 4 इवेंट्स और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स होते हैं। तो मेल हो तो 4 इवेंट्स, 100 मीटर रेस आपको जो है 16 सेकेंड में करना है, 800 मीटर जो है 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड्स में करना है, फिर आपको लॉन्ग जंप करना है और शॉर्ट पुट है। फिर फीमेल हो तो शॉर्ट पुट को छोड़ करके तीनों 3 इवेंट्स को करना है। वंस आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है, मान के चलो ऐसा नहीं कि किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या आप ग्रेजुएशन फाइनली देखो, जैसे जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आपका डीएएफ यानी कि जो रिटन क्वालिफाई करते हो तो जो 10 डेज आपको विंडो मॉडिफाई करने का दिया जाता है, तब तक आपको ग्रेजुएशन आपका जो है कंप्लीट हो गया हुआ होना चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज मान के चलो आप क्वालिफाई भी कर गए लेकिन ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जाएगा। तो ये मान के चलो फिजिकल भी आप ये फिजिकल में इनफैक्ट तभी आपको बुलाया जाएगा ना जब वो क्राइटेरिया, तो फिजिकल के पहले आपका वो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे फिजिकल में आपको बुला लिया गया, फिर लेकिन इंटरव्यू में आपको वो नहीं कॉल किया जाएगा। तो जब आप एक बार, यानी कि फर्स्ट स्टेज हो गया रिटेन, सेकेंड स्टेज आपका फिजिकल यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू इस बार होगा, ठीक, मतलब ये अभी 25 वाले बैच से, तो इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हो जाएगा तो यानी कि जो फिजिकल क्वालिफाई हो गए उनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा, तो इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेज मेडिकल। देखो पहले जो है फिजिकल और मेडिकल एक साथ होता था, लेकिन 25 वाले बैच से ये जो कर दिया गया, ठीक है ना, कि आपका फिजिकल पहले हो जाएगा, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल। तो एक तरह से फोर्थ स्टेज आपका मेडिकल। तो ये, और इंटरव्यू जो थर्ड राउंड है, यानी कि जो 4 राउंड में, 2 राउंड में मार्क्स हैं, यानी पहला 450 मार्क्स जो रिटन वाला पार्ट है, और 150 जो है पर्सनालिटी टेस्ट का। तो यानी 600 में जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो एक तरह से 345 मेन लिस्ट का मैं बता रहा हूँ, 2 इयर्स ऐसे थे, 345 जो है मेन लिस्ट में गए, 21 और 22। तो इन दोनों ईयर में 345, फिर इसमें 2 मार्क्स कम हो गया जनरल कैटेगरी में ऑब्वियसली, और रिजर्व कैटेगरी में, सब में अलग अलग ये हैं। जैसे जो आपका ओबीसी था उस साल मेन लिस्ट में 339, जैसे 21 वाले में, फिर जो ईडब्ल्यूएस थे 326, एससी के 313 और 318 एसटी के। तो वैसे ही आप वो चीज को देख लोगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीजें बेसिक्स आपके एलिजिबिलिटी अदर थिंग्स रहे। अब देखो सिलेबस देख लो, ऑब्वियसली एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो आपको सिलेबस देखना ये है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस, तो पेपर 1 का सिलेबस जो है आपको देखना है, इसको बोलते हैं जनरल आपका एबिलिटी, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा विद मल्टीपल चॉइसेस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। देखो कभी भी जो इस टाइप का जो होते हैं सिलेबस एकदम डिटेल टॉपिक नहीं दिया हुआ रहेगा। तो 125 क्वेश्चन होते हैं जनरली जो है, उसमें से 15 से 20 आपके क्वांट के होंगे, 15 to 20 डिपेंडिंग ऑन, जैसे इस बार 15 आपके थे, कभी 15 होता है, कभी 20 होता है, कभी 16 17 जो भी है। 28 से 30 के आसपास आपका साइंस का रहेगा, फिर आपका 20 के आसपास हिस्ट्री रहेगा, फिर 20 के आसपास ज्योग्राफी रहेगा, फिर 10 to 12 डिपेंडिंग ऑन है आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, फिर आपका पॉलिटी रहेगा,
15 to 18, फिर आपका करेंट रहेगा। तो वही ब्रॉड वे में जैसे चेंजेस थोड़े थोड़े के होते रहेंगे, लेकिन ये मान करके चलो ये सब तो ब्रॉड में। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी जनरली इस पे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, बट ठीक है ये सिलेबस में है। तो 15 to 20 क्वेश्चन, जैसे किसी ईयर में आपको 15 होगा, किसी में 20 होगा, किसी में थोड़ा बीच का भी हो सकता है, ठीक है। जनरल साइंस, अभी इसमें से आपका जो है 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 28 से 30। The question will be said to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science, etc. Current events of national and international importance. The questions will test the candidates' awareness of current events of national and international importance in the broad area of culture, music, art, literature, sports, governance, societal development and developmental issues, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमॉन्ग नेशंस। यानी ये देखा जाए कि बोलना एकदम छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन हर चीज कवर है, ठीक है। फिर देखो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो द क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। The question will broadly cover the subjects in its social, economic, and political aspects. This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement, Indian and world geography. The question shall cover the physical, social, and economic aspects of geography pertaining to India and the world. तो ये आपका जो है ठीक है ना। फिर पेपर 2 देखो, अभी हम आगे हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे, जैसे ये एक, अब एक में हम सबका डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आगे आने वाले दिनों में और हम एक एक सब्जेक्ट्स का लेकर के और चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था, पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होता है। तो इसका जनरल स्टडीज, एसे एंड कम्प्रिहेंशन। तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आपका एसे होगा। एसे में आप हिंदी और इंग्लिश, देखो जो पेपर 1 था, पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 में जो एसे सिर्फ है उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा, और बाकी जो पार्ट 2 है वो उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, तो ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। अभी जो होते हैं 6 टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं और 4 टॉपिक्स आपको लिखने हैं, तो 4 टॉपिक्स इंटू 20 मार्क्स, तो 80 मार्क्स। पहले जो था जैसे 12 दो लो, तो एक ही ऐसे लिखना होता था, 1 ऐसे 80 मार्क्स का। उसके पहले कुछ टाइम और था, वो चेंजेस थे। लेकिन अभी जो हम 2013 से जो चल रहा है यही पैटर्न चल रहा। 6 टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं, उस 6 टॉपिक में आपको 4 सेलेक्ट करने हैं और उस पर लिखना है। तो हिंदी और इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हो, रफली 300 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, ठीक है। पार्ट बी है कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। यानी देखो वो 80 मार्क्स जो है उसमें आपके पास चॉइस है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन बाकी जो 120 है, यानी कि 200 जो पेपर 2 में है, 250 पेपर 1 में और पेपर 2 में 200, इस 200 में 80 मार्क्स में आपके पास चॉइस है ऐसे में हिंदी और इंग्लिश, और बाकी जो रिमेनिंग 120 है उसमें देयर इज नो चॉइस। तो आपके पास इसमें जो टॉपिक्स होंगे, तो 2 टॉपिक्स होंगे आपके आर्गूमेंट राइटिंग के, तो आर्गूमेंट राइटिंग 2 इंटू 20, 40 मार्क्स। 2 टॉपिक्स होंगे आपके रिपोर्ट राइटिंग, तो 2 इंटू 10, 20 मार्क्स। 1 आपका होगा आपका आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स। 1 प्रेसी आपका 15 मार्क्स, और ग्रामर और मिसलेनियस जो भी हैं वो आपके 25, यानी कि 120 मार्क्स ये होंगे। तो इसमें ओनली आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस है, डिटेल हम आगे और आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अब देखो आपका कवरेज क्या हो जाना चाहिए इन जनरल। सबसे पहले कवरेज आपका होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका दोनों में काम करेगा, पेपर 1 प्लस 2 दोनों में, ठीक है। ऐसा ना सोचो कि सिर्फ हमको पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आपको एनसीईआरटी देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है बॉक्स फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में चीजों को लिखा रहता है।
तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि किस ढंग से पैराग्राफ चेंज किया जाता है, किस ढंग से किसी पर्सन का स्टेटमेंट कोटेशंस यूज किए जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी जो है मस्ट है, उस चीज का ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आप वन बेसिक बुक इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक बुक आपको लेना है। पॉलिटी है सपोज लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको कई पार्ट हैं तो अलग आपको बुक है। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 5 साल तो मिनिमम देखना है, कोशिश करना है 10 ईयर्स का। ज्यादा जितना करो उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स आप लोग करोगे। न्यूज़पेपर आपको डेली करना है। न्यूज़पेपर जो भी है, जैसे हिंदी आपका मीडियम यदि है तो आप हिंदी वाले न्यूज़पेपर को डेली पढ़ोगे, और सप्ताह में 1-2 दिन आप जो है इंग्लिश वाला भी देख लोगे। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश वाला कोई एक न्यूज़पेपर लो, वन मंथली मैगजीन कोई भी आपको जो अपना लगता है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट आप रेगुलर रूप से लिखोगे। क्वांटम एप्टीट्यूड हो जो बेसिक मैथ्स है प्लस प्रीवियस ईयर सीएफ और सी सेट देखोगे तो उसका कवर हो जाएगा, और एक बुक बेसिक इसका अपना कवर कर लोगे कोई भी, प्रीवियस ईयर पहले देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जरूरी करने की जरूरत होती है। अब देखो, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम ये जाने कि यस, लास्ट 5 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल कि पेपर किस ढंग से आए हुए हैं, हमारा अभी क्या कंडीशन है। जैसे आप, ये एक जो मैं वीडियो होगा, ये जनरलाइजेशन है, लेकिन आप जनरलाइजेशन नहीं हो, एक आप कैंडिडेट हो तो आप जनरलाइजेशन नहीं हो, आप किसी कंडीशन में हो। किसी कंडीशन में हो तो आप ऐसे हो सकते हो कैंडिडेट कि जो एक बार पहले दे चुके होगे एग्जाम, या 2 बार एग्जाम दे चुके होगे, या 3 बार एग्जाम दे चुके होगे। कोई एक बार दे चुके होंगे, 2 बार, कोई 3 बार। कोई कैंडिडेट हो सकता है पेपर वन में कभी क्वालिफाई कर गए होंगे, पेपर टू आपका चेक नहीं हुआ, सॉरी पेपर वन में क्वालिफाई कर गए लेकिन पेपर टू में कम मार्क्स आया, इस वजह से आपका जो है रिटर्न नहीं हो पाया। कुछ ऐसे बच्चे हो कि जिनको पेपर वन में कट ऑफ से 1 नंबर कम आया, सब कुछ, या 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर, और आपको पता ही नहीं चल पाया कि पेपर टू में कितना, क्योंकि पेपर टू चेक ही नहीं हुआ। तो वैसे हो सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हो कि जिनका क्वालिफाई हो गया पहले कभी रिटेन, लेकिन फाइनल ना बन पाया। तो क्या तो पहले वाले कैंडिडेट हो सकते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, या पहले वाले कुछ वैसे कैंडिडेट्स की जस्ट एग्जाम दिया फिर उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रखा, तो भी आप एक तरह से फ्रेशर जैसा ही हो। लेकिन जो या तो क्वालिफाई कभी रिटर्न कर गए, या क्लोज थे, या मिस किए, तो एग्जैक्ट कैसे मिस किए ये भी आपको नहीं पता चला, लेकिन आप एटलीस्ट सीरियस थे, वहां तक आप पहुंचे। कैसे होंगे जो फ्रेशर होंगे। तो हर को अलग अलग जरूरत होगी। मैं हर को अलग अलग एंगल से, हर पर्सन के एंगल से, इन द सेंस है कि हर टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के एंगल से मैं एज ए छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करूंगा कि यस, यदि आप इस कंडीशन में हो तो और आपको क्या करने की जरूरत है। लेकिन इन नॉर्मल जो है आपको ये समझना है कि हमको सबसे पहले है कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को देखने हैं कि यस पेपर का क्या स्टैंडर्ड है और हमारा क्या स्टैंडर्ड है। आप यदि फ्रेशर हो, आप यदि फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो और आपको बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन यदि आप क्लोज में थे और फिर भी अभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप अपना सिस्टमेटिकली अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने को देखो कि यस हमारा अभी तक जो हम चल रहे हैं वो रास्ते में कहाँ प्रॉब्लम है। तो 5 ईयर्स का पहले प्रॉपर तरीका से देखो, सिलेबस को आपने देख लिया है। फिर है जैसे लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो कट ऑफ वगैरह हैं, वो आप जैसे जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आप जनरल, इनफैक्ट सबसे जरूरी है आप किसी भी कैटेगरी में हो जनरल वाला को टारगेट लेकर करके चलो कि यस हमको यहाँ तक पहुंचना है। तो वो भी मैं और पहले से किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, डिस्कस किया हुआ है। फिर और मैं डिस्कस कर दूंगा लास्ट 5-6 ईयर्स का कट ऑफ जो है, उन चीजों को एक बार देख लेना है। फिर ये देखना है कि यस हमारा जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि रिक्वायरमेंट्स दोनों चीजें हैं। एक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका एनसीईआरटी और प्लस बेसिक बुक वो, और प्लस जो करंट अवेयरनेस, करंट में जो कुछ हो रहा है। अब सपोज करो कि रघु राय हैं, उनका डेथ हो गया, तो आप बोलोगे हमको क्या मतलब है उनको, एक फोटोग्राफर थे, शायद आपकी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक फेमस पर्सन है तो उनको आपको जानना पड़ेगा। घाटमपुर कहाँ है,
आपको जानना पड़ेगा। ऐसा कुछ चीजें होती है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, ये आपको जानना पड़ेगा। यदि किसी जगह में अर्थक्वेक आ गया, यदि किसी जगह कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जानने होंगे। तो इस एंगल से चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजों को आपको बेसिक्स जानना है, बेसिक्स तो जानना ही है, करंट को भी जानना है। देखो बेसिक्स एक बार जब हम जान जाते हैं तो उसमें लेयर लगाना आसान होता है। हम जब बेसिक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या है, एक बच्चे की तरह लिखा हुआ है, आपसे जूनियर, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आपसे 3 4 साल 5 साल 6 साल जूनियर वाले बच्चे के लिए लिखा गया है। आप उस अवस्था को पार कर गए हो, लेकिन क्या वो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं? यदि क्लियर हैं तो बहुत अच्छा बात है। आपने यदि एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर को बढ़िया कमांड कर लिया और एक्स्ट्रा बुक न भी पढ़ा, तो उन दो चीजों से आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन बेसिक एनसीईआरटी सारे क्लियर होना चाहिए, प्लस न्यूज़पेपर थॉरो होना चाहिए, और वन मंथली मैगजीन। और प्लस आज की डेट में आप जैसे है कि यूट्यूब में करंट अफेयर्स वगैरह जो है चलता रहता है, बहुत सारे, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ चैनल हैं। आप किसी दो तीन को पकड़ो, दो को देखो और उसको रेगुलर रूप से छोटे छोटे चीजों को देखते रहो। तो ये है। डिमांड आपका क्या होता है कि आपसे डिमांड कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं है ना कि आप बस सोच लोगे और हो जाएगा। डिमांड ये है कि सबसे पहले रेगुलर आपको रहने की जरूरत है। आप रेगुलर रहो, डेडिकेशन आपका कि यस मुझे क्वालिफाई करना है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और टाइम विद पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको ये देना पड़ेगा टाइम। तो रेगुलर रहो, डेडिकेशन अपना रखो, टाइम दो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, प्रैक्टिस करो। चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 है, रेगुलर रूप से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है। कट ऑफ वगैरह भी यस जानो कि यस लास्ट 5 ईयर्स में कितने हमारे कट ऑफ गए हैं। एक और चीज जो होती है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि मार्क्स के वेरिएशन जो है आपके काफी देखने को मिलते हैं। जैसे आप यदि 2018 में देखो तो कट ऑफ वन ऑफ द लोएस्ट था, और 21 में देखो तो कट ऑफ हाईएस्ट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, पेपर टफनेस, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। पेपर 1 में जो है ज्यादा वेरिएशन है। पेपर 1 और इंटरव्यू, इनमें आपको वेरिएशन काफी ये रहेगा। पेपर 2 में थोड़ा सा कॉन्स्टेंसी ज्यादा है, तो पेपर 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने पेपर कंप्लीट कर दिया, क्या आशा कर सकते हैं? डियर देखो, पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मैं टाइम एंड अगेन कहता हूँ कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है। आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। सामान्यतः देखो अभी जो मैं देखता हूँ बच्चे जो भी इतने दिनों से 10 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले, मीन्स 2017 में स्टार्ट किया, तो ये 27 में जो है वो आपका 10 ईयर्स हो जाएगा जब डेडिकेटेड, यानी कि सीएपीएफ के बच्चों को गाइड करते हुए। इस बीच में हमने देखा है कि बच्चे 200 पेपर मार्क्स का कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे हैं जो 50 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ये भी सच है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इवन 30 मार्क्स छोड़ने के बाद 170 मार्क्स का कंप्लीट करने के बाद भी 110 लाते हैं। तो सिर्फ ये ना सोचो, मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हुए जो 2018 में, बता रहा हूँ एटलीस्ट 2018 में, 2 ऑफ माई स्टूडेंट्स जो बहुत सीरियस थे, जिनके 49 मार्क्स आए पेपर 2 में पेपर कंप्लीट करने के बाद। लेकिन एक जो थे उनका 2019 में सिलेक्शन हो गया, फिर दूसरा का थे उनका लास्ट अटेम्प्ट था 2018, तो कुछ नहीं कर सकते थे। यानी कि बहुत अच्छा पेपर 1 में मार्क्स लाने के कारण भी, बाद भी एक नंबर से आपका कम हो गया, तो दोनों बच्चे का सिलेक्शन 2018 में हो जाता। लेकिन चलो एक का 2019 में हो गया, एक का नहीं, तो वो लास्ट अटेम्प्ट था। तो ये सिचुएशन होता है कि आप ये मत सोचो कि हमने सिर्फ पेपर कंप्लीट, आपको रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि यस हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सामान्य रूप से देखो अभी 20 मार्क्स का एशे आता है। एक स्टैंडर्ड एसे आप यदि लिखते हो ठीक ठाक रिक्वायरमेंट को समझ के, तो आपको 8 to 12 मार्क्स मिलेंगे।
ये भी काफी वेरिएशन है ना, किसी को 8 मिल रहा है, किसी को 12 मिल रहा। तो आप ये सोचो कि हमको 8 भी मिल सकता है, लेकिन इसी ऐसे में आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। डिपेंडिंग ऑन है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या था, आपने क्या समझा। तो ये ध्यान रखना कि वेरिएशन काफी होते हैं। एक आपका ग्रामर है, जैसे 25 मार्क्स इसमें है सारा इंक्लूडेड करके, किसी को 10 भी आ सकता है और किसी को 20 भी आ सकता है। हर कंपोनेंट में वेरी करता है। तो यदि आप ये मत सोचो सिर्फ कि हाँ, अब मान के चलो कि एवरेज आपका कंटेंट है, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपका 70 से 80, 85 आ जाएगा। एवरेज कंटेंट आपने लिखा है तो 70 से 85, एवरेज प्लस लिखा तो आपका 85 से 100, मान के चलो 10 के आसपास ये आ गया। बहुत अच्छा लिखा तो 120 प्लस। देखो 120 प्लस एक्सेप्शनली कैंडिडेट को ही आता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, ये वाला जो रेंज है ये सबसे अच्छा है आपका, इनफेक्ट लाना पड़ेगा। देखो इधर हाल के जो कट ऑफ हम देखते हैं, पेपर वन का जो कट ऑफ है और जो रिटेन का कट ऑफ है, तो यानी रिटेन का कट ऑफ माइनस पेपर वन का कट ऑफ यदि करोगे तो आपको लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 85 से 88 मार्क्स का डिफरेंस होता है। एक्सेप्शनल छोड़ दो, जैसे 23 वाले में था तो उसमें वो सिचुएशन कम था। अदरवाइज जनरली देखोगे 80 से 85 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है, आपको पेपर टू में यदि जस्ट पेपर वन में कट ऑफ पे हो तो 85 से 88 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इस वजह से अभी से टारगेट ये भी रखना है कि हमको सिर्फ पेपर वन में, देखो हमारी बहुत बार बच्चों का क्या होता है ना कि देखा अच्छा पेपर वन तो जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव जब सोल्व करना है तो उनको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में मजा आता है। लेकिन पेपर टू जो है वो लिखना पड़ता है, तो लिखने में तो कब भार पड़ता है बहुत बार बहुत बच्चों को। अब ऐसा नहीं है कि देखो एक राइटिंग बैरियर जो है ना ये अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है। और खास करके जो है ना सोशल मीडिया और यूट्यूब के टाइम में ना, जो बहुत सारे लोग पेपर वन का तो क्या है, ईयरफोन लगा लिए सुन रहे हैं, हाँ ये इनको अवार्ड मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ गए वहां गए, वो सारी चीजों को। लेकिन पेपर टू में तो बहुत सारा चीज आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जब रेगुलर रूप से आप प्रैक्टिस करोगे तो 85 90 95 ये एकदम बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो डियर, मैं जानता हूँ बहुत सारे वो बच्चों को जिन्होंने सीएससी का इंटरव्यू भी लिखा, इंटरव्यू तक मतलब फेस किए हुए हैं, यानी मेंस पास हो गए। कुछ ऐसे बच्चे मेंस लिखे, बहुत सारे वो बच्चे जो मेंस पास हो गए सीएससी का और उनका भी 80 आ जाता है। इस कारण से नहीं कि उनको पता नहीं है, इस कारण ये होता है कि उन्होंने सीएससी के लिए प्रैक्टिस किया है। यानी कि वो 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे प्रैक्टिस किया, लेकिन 300 वर्ड्स वाला ऐसे नहीं प्रैक्टिस किया। उन्होंने अर्गुमेंट नहीं लिखा, उन्होंने रिपोर्ट 200 वर्ड्स का नहीं लिखा, ग्रामर उन्होंने नहीं ध्यान दिया उस एंगल से। तो उनके कम कभी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं या सीएससी में भी अच्छा कर गए और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अच्छा कर गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं सीएससी का मेंस लिखे 120 इधर आ गया पेपर टू में, उनका पेपर वन में कब खराब भी है तो आपका एडवांटेज हो जाता है। उसके बाद जब रिटर्न आप, यानी कि आपको इक्वली दोनों चीज को लेकर के चलना है, पेपर वन और पेपर टू दोनों को पैरेलली आपको वर्क करना है। और एनसीईआरटी वगैरह या बुक्स बेसिक पढ़ोगे, जब बेसिक बुक आप पढ़ते हो तो फिर आपको दोनों पेपर में हेल्प होता है, दोनों में आपको मदद मिलता है, ठीक है। दूसरा ये चीज का ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यू होता है वो काफी आज की डेट में वेरिएशन होता है। इंटरव्यू में अभी देखोगे कि अप टू 130 मार्क्स तक मिल रहा है, जो कि 2019 वाले बैच, सॉरी 2020 वाला बैच, 2020 वाला बैच तक देखो तो 113 हाईएस्ट हो रहा था। तो 113 हाईएस्ट था, और देखोगे कि 21 वाले बैच में 120 हाईएस्ट हो गया और 22 वाले बैच में 130 हाईएस्ट। तो यानी यहाँ थी। और 24 अभी हमारे पास तो मार्क्स 24 वाले बैच का ही है ना, 25 वाला का तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो 24 वाले बैच में देखा गया कि सो मेनी कैंडिडेट्स 120 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स लाए, जो कि 2020 बैच तक 120 किसी को नहीं आता था। और करीब करीब 100 कैंडिडेट्स हैं जो कि 24 वाले में, इवन जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं ना कि जो
सेलेक्ट ना हुए, तो मोर देन 100 बच्चे जो हैं 120 या उससे ऊपर मार्क्स लाए 24 में, और जो कि कभी इम्पॉसिबल था अचीव करना। तो इंटरव्यू में भी काफी मार्क्स वेरिएशन हो रहे हैं, तो कुछ बच्चे बॉर्डर पे भी हैं, तब भी वो उनका इंटरव्यू के कारण सिलेक्शन होता है। किसी का 125 आ गया, रिटन में थोड़ा कम भी था तो वो फायदा हो जाता है। तो ये मोटा मोटी तौर पे चीजें हैं, और बाकी आगे चीजें जो भी है धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों को लगता है कि यस इस प्रिपरेशन जर्नी में जुड़ सकते हैं, देखो दोनों चीजें होती है। मैं सारे बच्चों से पैसे नहीं चार्ज करता हूँ। जिनका जनरल क्वेश्चन क्यूरी डाउट कुछ होता है, सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज करो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। आई नो, यदि मैं, जितने मेरे से पर्सनल रूप से बच्चे जुड़े होते हैं, 5% ही लोग होते हैं जो कुछ पे करते हैं, 95% बच्चे होते हैं वो नॉन पेड वाले होते हैं। अब नॉन पेड वाले हो लेकिन उनको अनलिमिटेड टाइम किसी को, और पेड भी होगे तो अनलिमिटेड टाइम तो नहीं दिया जाएगा ना। हाँ, पेड जब होगे तो रेगुलर रूप से आपको किया जाएगा। जब नॉन पेड में होते हो तो आपके छोटे छोटे, देखो ये नहीं मैं कहता हूँ कभी कि मैं सिलेक्शन करवाऊंगा, नहीं। इट इज योर एफर्ट, इट इज योर हार्ड वर्क, इट इज योर डेडिकेशन दैट विल गिव यू रिजल्ट। लेकिन यदि जुड़े हुए रहते हो तो आपको थोड़े थोड़े फायदे मिलते हैं। यदि आपको लगता है कि यस हम कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, गुड इनफ। खुद से कर रहे हैं, गुड इनफ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहो। जिनको लगता है कि यस हमारा प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो जैसे पेड वाले में आपको डेडिकेटेड गाइडेंस मिलेगा, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप मैसेज करोगे जो भी, ठीक है। और देखो, पे वाले में ऐसा ये नहीं होगा। देखो, पे वाले में भी दो टाइप की चीजें होती है। एक हुआ कि क्लास में बैठा करके और चीजों को, तो मैं भाई फिजिकल में आज के डेट में, वंस जब हमने असिस्टेंट कमांडेंट का जर्नी स्टार्ट किया था, तो प्रयागराज में फिजिकल क्लासेस था, ऑफलाइन क्लासेस था। फिर जब कोविड आया तो एक तरह से मैंने ऑफलाइन क्लासेस उस ढंग का बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में मेरे से बच्चे जुड़े हुए रहते हैं पर्सनलाइज रूप से। लेकिन ये मेरा जो गाइडेंस होता है वो एक तरह से उस ढंग से है कि पर्सनल, आपको जहां थोड़ा थोड़ा आप फंस रहे हो, जहां जहां आपके इश्यूज हैं, वो आपको सपोर्ट करते चलना। ये नहीं है कि हर चीज मैं आपको प्रिपेयर्ड रेडीमेड फॉर्म में दे दूं, और वो नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं उस टाइप के करते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं कि क्लासरूम में आपको प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड आपका क्लासरूम उस ढंग का होता है। तो वो आप कहीं देखोगे जहां आपको अच्छा लगता है। मेरा एक तरह से पर्सनल गाइडेंस के फॉर्म में रहता है, मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप का रहता है कि यस आप एटलीस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम में कि आप बेसिक्स एटलीस्ट जानते हो, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप एक बार सिलेबस देखे हुए हो, या कोई ऐसे बच्चे हो कि यस हमने कभी एग्जाम दे दिया है, या हम अप टू उस स्टैंडर्ड में हैं, तो थोड़े थोड़े हमको रेगुलर रूप से रास्ते हम ना भटकें। आप हमें टेस्ट रेगुलर रूप से दिया जाए, क्वेश्चंस दिया जाए, टारगेट दिया जाए, उसको फुलफिल, तो वो सारी चीज करने के लिए रेडी हो तो जुड़ सकते हो। और एग्जाम के संबंध में कुछ और चीजें होती है, तो मैं रेगुलर कहता हूँ कि कोई भी बच्चे हो, मैं हमेशा कहता हूँ, इवन मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि देखो डियर, यदि आप मेरे पास टेस्ट लिखोगे तो पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपको कोई लगता है कि कोई फैमिली मेंबर कोई और हैं जान पहचान के हैं और वो चेक कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे कराओ, पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो सब चीज में टाइम लगता है, और तो उसके लिए थोड़े कॉस्ट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच एक तरह से, ठीक है ना। तो उस एंगल से, तो जिस भी कंडीशन में आपको लगता है सेल्फ से कर सकते हैं, सेल्फ से करो। थोड़े बहुत जो हेल्प होता है वो मैं डेफिनेटली कर देता हूँ, सबको करता हूँ जितना हो सकता है। लेकिन जब लगता है डेडिकेटेड हमें जुड़ना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। और आगे बहुत सारी चीजें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।